तो न्यूक्लियस चैप्टर के रिवीजन में सबसे पहले चैप्टर छोटा है, फार्मूला लिस्ट बना लेते हैं। तो पहला फार्मूला आप अपनी कॉपी देखें और मुझे बताएं। पहला फार्मूला आपने लिखा हुआ है न्यूक्लियस का रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। किसी फार्मूले में अगर हम गलती करते हैं तो नोटबुक देख करके बताइएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को कैपिटल आर से लिखा और कैपिटल आर इज इक्वल टू है आर नॉट और ए की पावर 1/3। ये तो है। यहां पर जो ए है वो क्या है बताइए? ए क्या है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या हम टोटल न्यूक्लियॉन्स है? ये ए आपका क्या है? टोटल न्यूक्लियॉन्स। कैपिटल ए है यहाँ पर टोटल न्यूक्लियॉन्स। और क्या हमको इसे मास नंबर भी कहना चाहिए? कह सकते हैं बोलो। जब आप किसी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हो तो यहां पर होता है न्यूक्लियस का सिंबल, सिंबल ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअली यहां पर एलिमेंट का सिंबल होता है, जो भी एलिमेंट है, और फिर ये ब्रैकेट आ जाता है। यहां पर आप जेड लिखते हैं और यहां पर ए लिखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर ए लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है ये क्या बनता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। जेड को क्या कहा जाता है इस चैप्टर में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पर इस चैप्टर में वैसे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आप न्यूक्लियस में होंगे, न्यूक्लियस के अंदर की बातें करेंगे। तो जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई आपका न्यूक्लियस था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉनों की तो कमी हो गई, लेकिन प्रोटॉनों का नंबर तो अभी भी उतना ही है ना। तो इस चैप्टर में जेड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जनरली हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल। लेकिन इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने से न्यूक्लियस के अंदर का जो जेड है वो चेंज नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। और इस ए को हम लोग टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, जिसमें कि क्या क्या शामिल होता है? प्रोटॉनों का नंबर प्लस जेड प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर। ये आपके हैं टोटल प्रोटॉन्स और ये हैं आपके टोटल न्यूट्रॉन्स, और आप इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आल्सो यू नो कि ये मास नंबर। आर नॉट क्या होता है भाई? आर नॉट क्या है? एम्पिरिकल कांस्टेंट। अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन बना ऑब्जेक्टिव आपके लिए, जो ऐसा चैलेंजिंग आपके लिए हो जाएगा कि अगर आप आंसर जानते हैं तो यू कैन टेक द रिजल्ट, अदरवाइज फंस जाओगे। ऑब्जेक्टिव बन गया कि इस आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो कोई आपकी हेल्प करेगा? केवल मेमोरी आपकी हेल्प करेगी। आर नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1.2 फर्मी। और अगर हम मीटर में लिखना है तो 1.2 10⁻⁻15 मीटर। चेक कर लीजिए आप, क्योंकि 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है कितना? 10⁻⁻15 मीटर। ये इंपीरिकल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। ये आपका पहला जो है फार्मूला हो गया इस चैप्टर में। अब इसी पर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं, तो सीधे सीधे आप जो है यहां से रिजल्ट बनाते हैं। कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। दूसरे नंबर पर फार्मूला अगर हम देखें तो न्यूक्लियस की आपने डेंसिटी निकाली है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। थ्योरी के क्वेश्चन देखिए यहां पर, जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है क्या वो डिपेंड अपॉन कैपिटल ए है? डिपेंड अपॉन कैपिटल ए है? आंसर है नहीं, ये ए पर डिपेंड नहीं करती है। क्या न्यूक्लियस की डेंसिटी
जेड पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन कैपिटल जेड है, आंसर क्या है नो। ये आपकी जो है ना तो जेड पे डिपेंड करती है। क्या न्यूक्लियस की डेंसिटी उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन रेडियस। चलो भाई यहां पर कुछ आंसर मिला है, बताइए। यू कैन चेक योर नोटबुक। क्या न्यूक्लियस की डेंसिटी उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है? चेक करिए, नोटबुक चेक करिए, शायद गलत है। आप अगर आप हां कह रहे हैं तो गलत है। क्या रेडियस पर डिपेंड करती है? चेक करिए और फिर कंफर्म करिए। तो रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है, ये आंसर आपने दे दिया है, नहीं करती। कैसे पता चला कि इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती? इसका मतलब क्या होता है कि जो डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। चाहे आप गोल्ड का न्यूक्लियस लेके उसकी डेंसिटी निकालो या फिर कॉपर का न्यूक्लियस लेके उसकी डेंसिटी निकालो, वो कैसी आती है? कांस्टेंट आती है। और इसकी वैल्यू आती है डेंसिटी की, मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, और इनटू में है 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यू ऑल कैन चेक। यहां पर क्या है? 2। वेरी गुड, 2 है यहां पर। तो जितने भी आपके अलग अलग न्यूक्लियस है सबकी डेंसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। और ये देखने वाली चीज है कि 10 के ऊपर 17 पावर है, प्लस में 17 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा कैसा होता है? कठोर होता है, रिजिड होता है, मजबूत होता है। यानी आपका जो न्यूक्लियस है वो मामूली चीज नहीं है, बहुत रिजिड होता है। आप इसको सिंपली तोड़ नहीं सकते, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा तब जाके ये ब्रेक होगा। अब ये कैसे पता चला कि वो इस पे डिपेंड नहीं करती, इस पे डिपेंड नहीं करती, इस पे डिपेंड नहीं करती? देखिए अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो नो रोल ऑफ एक्सप्लेनेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एक्सप्लेनेशन का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर इसी को सब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाए तो निकालते हैं जरा न्यूक्लियस की डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास, न्यूक्लियस का मास, और अपॉन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम। ये लिखा मैंने। अब न्यूक्लियस में कौन होते हैं? तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। भाई आपका आंसर ऐसे अगर है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं तो अच्छी बात है, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और अगर एक न्यूक्लियॉन का मास, एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है भाई? एक न्यूक्लियॉन का मास, हम किलोग्राम में नहीं पूछ रहे हैं तो बताओ। 1 AMU। ये है मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन है 1 AMU, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो यहां पर न्यूक्लियस का मास लिखना है। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? कैपिटल ए। एक का मास है 1 AMU, तो कैपिटल ए का कितना हो जाएगा? कैपिटल ए इंटू 1 AMU, अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 4/3 पाई r3। क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, न्यूक्लियस को आप एज ए स्फेरिकल ट्रीट करते हैं। ये न्यूक्लियस आपका स्फेरिकल जैसा है, रेडियस कैपिटल आर। अब ये जो आंसर है वो SI में लिखा हुआ है, तो AMU के किलोग्राम बना लो, कैपिटल A इंटू 1 AMU के किलोग्राम बना लीजिए। तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना है? 1.66 10 टू दी पावर माइनस का 27 किलोग्राम। नोटबुक में चेक, क्योंकि चैप्टर जो है मेमोरी बेस्ड है। हम अगर जो है इसको जो है रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भी भूल जाएंगे। आप चेक करते रहना कि जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं वो सही की गलत है, हमसे गलती तो नहीं हो रही है। तो ये आ जाएगा 1.66 10 टू दी पावर माइनस का 27, और ये किलोग्राम हो गया भाई, और 4/3 पाई
और रेडियस की वैल्यू ये है। तो जब रेडियस की वैल्यू ये है तो जरा r की पावर 3 देखें क्या होगा। r इज इक्वल टू है r नॉट a की पावर 1/3, दोनों तरफ 3 पावर लगा दिए, ये हो जाएगा क्यूब, इधर भी हो जाएगा क्यूब, और इधर जब होल पावर 3 लगाओगे तो ये a रह जाएगा, ये आ जाएगा r नॉट की पावर 3 साथ में a। देखिए a से 1 कट हो गया। अब देखिए डेंसिटी के फार्मूले में जो कुछ भी बचा है जरा उसको लिखते हैं। 3 बचा है, इधर ब्रैकेट में 1.66 माइनस का 27 बचा है, और यहां पर आपका बचा है 4 पाई, और ये r नॉट अपने आप में कांस्टेंट है, यू ऑल कैन चेक दिस, और इसकी वैल्यू होती है 1.2 10⁻⁻15। आप देखिए ना फाइनली इस डेंसिटी के फार्मूले में जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है। क्या इस फार्मूले में कहीं रेडियस आ रहा है? क्या इस फार्मूले में कहीं कैपिटल ए आ रहा है? क्या इस फार्मूले में कहीं कैपिटल जेड आ रहा है? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। दैट इज व्हाई जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस है ना तो कैपिटल ए पर डिपेंड करती है, मतलब न्यूक्लियॉन्स का नंबर, ना ही डेंसिटी पर डिपेंड, ना ही जेड कैपिटल जेड यानी कि टोटल प्रोटॉन्स का नंबर, और ना ही वो डिपेंड करती है रेडियस पर। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आता है कितना, 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर। अब इस एक्सप्लेनेशन से जो फायदा हुआ वो क्या है, ये रही फायदे वाली बात, ये बेनिफिट आपको मिला। एएमयू में कितने केजी होते हैं ये पता चल गया, एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है 1 एएमयू होता है ये पता चल गया। ये आपके सेकेंड नंबर का फार्मूला था डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि दोनों ही रिजल्ट चाहे ये हो या ये हो सब मेमोरी बेस्ड है। और कोई जरा तीसरा फार्मूला देखिए इस चैप्टर में जो हो आपके पास। थर्ड फार्मूले की बात करते हैं तो वहां पर आता है मास डिफेक्ट। तो पहले आप सब लोग ये बताओ इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, टाइम देते हैं आपको, तब तक हम मार्कर में इंक फिल कर लेते हैं। कैमरा ऑन है इसलिए आप डेफिनेशन बताएं। टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियस नहीं इक्वल होता है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस के। टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स कभी भी हमें इक्वल नहीं मिलता टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस के, दोनों में डिफरेंस रहता है। कौन ज्यादा होता है? फ्री न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसको अपने माइंड में कैसे रखेंगे मैंने आपको बताया था। जैसे कोई चीज बनानी, कोई सिस्टम बनाना, सपोज कर लो आपको फिजिक्स का मॉडल बनाना है, तो फिजिक्स के मॉडल में आप थर्माकोल लेकर के आए, 1 पीस थर्माकोल आ गया, वायर लेकर के आए, ऐसे आपने बहुत सारी चीजों का कलेक्शन कर लिया, मॉडल बन के तैयार हुआ, तो कुछ ना कुछ तो वेस्टेज निकलेगा ना। थर्माकोल के कुछ पीसेस जो है बेकार के होंगे, उसको हटाना पड़ेगा, वायर को कट करना पड़ेगा। तो जब आप कंपोनेंट्स लेकर के एक सिस्टम बनाते हैं तो जो सिस्टम बनता है और जो कंपोनेंट्स थे तो थोड़ा बहुत वेस्टेज हो जाता है, यानी कि कंपोनेंट्स का टोटल मास ज्यादा होता है और सिस्टम का जो टोटल मास है वो क्या कम होता है। इस तरीके से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। न्यूक्लियस को बनाना है, अगर आपको न्यूक्लियस बनाना है, एक सिस्टम है ये न्यूक्लियस, इसको बनाने वाले कौन है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स मिलकर के इसको बनाते हैं। तो ये लोग कंपोनेंट्स हो गए, ये कंपोनेंट्स हो गए, और ये आपका सिस्टम हो गया। और जब कोई सिस्टम बनता है तो कंपोनेंट्स का मास ज्यादा होता है और सिस्टम का मास क्या होता है, कम। तो यहां पर अगर न्यूक्लियस का मास है कैपिटल M, न्यूक्लियस का मास है कैपिटल M, यहां पर मैं एक अपडेट और दे दूं कि जो न्यूक्लियस का मास है और एटम का जो मास है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, इक्वल होता है। भाई एटम के मास में कौन कौन आएगा, ध्यान देना, एटम का मास कैपिटल M एटम का, तो इसके लिए हमें जो है कैपिटल M चाहिए होगा न्यूक्लियस का, और प्लस कैपिटल M चाहिए होगा सभी इलेक्ट्रॉन्स का। गॉट इट?
ठीक है भाई, एटम में तो न्यूक्लियस आ जाता है और सारे क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो केवल क्या आते हैं, न्यूक्लियॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन तो आते नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है, एंड दैट इज वाई हम इसको जनरल वे में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो 10⁻17 है, ये बहुत बड़ी डेंसिटी है। और डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन, डेंसिटी का मतलब है रिजिडनेस। तो ओवरऑल जो एटम के अंदर जो भी मजबूती है, जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी उसका मास है, वो किसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, मेन न्यूक्लियस की वजह से। और इसलिए इलेक्ट्रॉनों के कुल मास को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। एंड दैट इज वाई कैपिटल एम एटम का इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल एम न्यूक्लियस का। अगर आप किसी सिचुएशन में न्यूक्लियस का मास चाहते हैं लेकिन एटम का मास दिया गया है, तो फिर न्यूक्लियस का मास लगभग एटम के मास से क्या होता है, इक्वल। तो न्यूक्लियस का मास हो गया कैपिटल एम। कुल न्यूक्लियॉन्स का मास निकालते हैं, टोटल मास, ध्यान देना भाई, टोटल मास न्यूक्लियॉन्स का। तो न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन का मास अगर स्मॉल mp है तो कुल कितने प्रोटॉन्स हैं, जेड, तो जेड mp हो गया, प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, a माइनस जेड, क्योंकि a की वैल्यू क्या होती है, जेड प्लस m, तो m की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस जेड। यहां पर m क्या है, न्यूट्रॉन्स है, टोटल न्यूट्रॉन्स। तो एक न्यूट्रॉन का मास अगर स्मॉल mn है तो कुल कितने न्यूट्रॉन्स है हमारे पास में, a माइनस जेड। तो ये तुम्हारे कंपोनेंट्स का टोटल मास है और ये तुम्हारे सिस्टम का मास है, और सिस्टम का मास हमेशा कंपोनेंट से क्या होता है, कम। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखोगे मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू जेड mp प्लस a माइनस जेड mn, ये हो गया कंपोनेंट्स का मास, और माइनस न्यूक्लियस का मास। कि सपोज दैट अगर कंपोनेंट्स का मास 100 है और सिस्टम का मास जो है वो 80 है, तो 20 यूनिट क्या हो गया, बेकार हो गया, यानी कि खर्च हो गया है, वेस्ट हो गया है। खर्च होना ये थोड़ा सा सही टर्म नहीं है, वेस्टेज ये है मास डिफेक्ट की डेफिनेशन। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिख के भी बतानी है तो ये जो मास लिखा हुआ है, ये वाला ब्रैकेट क्या है, टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, और ये क्या लिखा है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। जब मास डिफेक्ट की डेफिनेशन आप देंगे तो इसकी वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो हम लोग डिस्कशन में कर रहे हैं। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो यहां पर आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये आ गया मास डिफेक्ट की डेफिनेशन। डन। अब जब ये डेफिनेशन देंगे तो ये फार्मूला भी लिखेंगे आप, और फार्मूला लिखने के बाद में एमपी को बता दो क्या है, मास ऑफ वन प्रोटॉन का मास है। mn क्या है यहां पर, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, और कैपिटल M क्या है यहां पर, मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड आल्सो इट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ एटम। Z क्या है, टोटल प्रोटॉन्स, कैपिटल N क्या है, टोटल न्यूट्रॉन्स, और कैपिटल K क्या है, टोटल न्यूक्लियॉन्स, और कैपिटल A इज इक्वल टू होता है N प्लस जेड। जब आपको मास डिफेक्ट की डेफिनेशन देनी होगी तो आपको इतना काम करना होगा। फाइनली बोर्ड पर जो डिस्कशन में आने वाली चीजें थी उनको हटा देना, ये लीजिए।
इतना आपको करना है काम अगर मास डिफेक्ट आया। तो जो मास में कमी है भाई, यहां पर कुल मास ज्यादा था, यहां कम था, तो जितना मास कम हो गया वो क्या कर रहा है, आंसर है वो एनर्जी में बदल गया। वो किस में बदल गया, एनर्जी में। और एनर्जी को जब हम निकालेंगे, कौन सी एनर्जी होती है वो, बाइंडिंग एनर्जी। जो मास डिफेक्ट है वो इक्विवेलेंट टू क्या होता है, एनर्जी। मैंने आपसे एग्जाम्पल देकर के कहा था कि इन दिस चैप्टर, जब आप इस चैप्टर में हैं, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो मास है वो क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर आपके पास एनर्जी है इट मींस आपके पास क्या है, मास है। अगर आपके पास मास है इसका मतलब आपके पास क्या है, एनर्जी। तो इस चैप्टर ने आपको ये भी अपडेट किया है कि जो एनर्जी है वो मास से मिलेगी, और जो मास है वो किस में बदल जाएगा, एनर्जी में। और फार्मूला क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू मास इनटू में c स्क्वायर, c या यहां पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम मास डिफेक्ट को डेल्टा m से लिख दें, तो ये जो डेल्टा m है वो किस में कन्वर्ट हो गई, एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है भाई, बाइंडिंग एनर्जी की पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता है, बाद में डेफिनेशन अभी ले लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी BE, यहां पर आएगा मास का डिफेक्ट और इनटू में स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा मास का डिफेक्ट डेल्टा m है और इनटू में c स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूले हम लेते हैं क्वेश्चन वाइज। अच्छा, अगर तुम्हें मास का डिफेक्ट AMU में दिया है, ध्यान देना, फार्मूला मैं लिखता हूं फिर से, देखो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, अगर ये डेल्टा m इन AMU है, ये जो मास का डिफेक्ट है वो किस में आ गया, AMU में आ गया। तो जहां पर c स्क्वायर है वहां पे क्या जाता है, 931 इंटू 931, और ये अब आपका जो आंसर है वो किस में आता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मास का डिफेक्ट AMU में है तो c स्क्वायर की जगह पे क्या ले लेते हैं, 931। और इस फार्मूले को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं, देखिएगा, ऊपर वाले फार्मूले को हटाते हैं। अगर आपने मास के डिफेक्ट को लेंदी फॉर्म में लिखा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m, डेल्टा m की वैल्यू है ZMP प्लस A माइनस ZMN, और माइनस का कैपिटल M। चलिए मेरा एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कैपिटल M क्या है, न्यूक्लियस का मास, आप इसको एटम का मास भी कह सकते हो, ठीक है, और इनटू में c स्क्वायर। और एक बार फिर, अगर ये सभी मासेस AMU में लिए जाएं, MP को हम AMU में लेंगे, MN को भी हम AMU में लेंगे, और कैपिटल M को भी हम AMU में लेंगे, तो जहां पर c स्क्वायर है वहां पे क्या जाएगा, 931। और अब आपको जो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी वो किसमें मिलेगी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हो गया। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, जो एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्या बात है, जब आपने न्यूक्लियस को फॉर्म किया है, न्यूक्लियस बना है, तो उसमें जो है तुम्हें जो मास का नुकसान हुआ, लेकिन तुम्हारा सिस्टम तो तैयार हो गया ना। जब आपने किसी मॉडल को बनाया, बहुत सारी चीजें तुम्हारी वेस्टेज हो गई, लेकिन फायदा ये होगा तुमने मॉडल तो बना लिया। तो ये जो वेस्टेज है, वहां पर इस वेस्टेज का नाम क्या है, मास डिफेक्ट, और ये इक्विवेलेंट टू क्या, एनर्जी है। तो डेफिनेशन हो जाएगी, जब किसी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब निकल जाती है, वेस्टेज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। इसका उल्टा देखिए, अगर आपका न्यूक्लियस बना बनाया है और आप इसको तोड़ना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या है,
बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देखो ऐसे बनेगी, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस निकलने वाली जो वेस्टेज चला गया तो रिलीज हम लिखेंगे, रिलीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये डेफिनेशन की होगी। दूसरा, अगर न्यूक्लियस बना हुआ है और आप उसको तोड़ना चाहते हो तो टू ब्रेक द न्यूक्लियस रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना। दो तरीके से लिखेंगे, फार्मूले बोर्ड पर लिखे हुए हैं और आपके आंसर मिल जाएंगे। ये हम लोग फार्मूलेशन की बात कर रहे थे, पहले रेडियस का फार्मूला इंक्लूडिंग बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, उसके बाद में फिर न्यूक्लियर रेडियस के बाद में डेंसिटी का फार्मूला, वहां पर भी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस। और कोई फार्मूला इस चैप्टर में हो तो बताइए। फार्मूले के नाम पर कुछ नहीं है ना। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी में न्यूक्लियॉन्स के नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। भाई अगर हम ये लिखें कि बाइंडिंग एनर्जी लेंगे और उसमें न्यूक्लियॉन्स के नंबर से डिवाइड कर देंगे, जिसको कि हम कैपिटल ए से लिख रहे हैं, ये बन जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। चलिए आपके डाउट्स लेते हैं। किसी ने भेजा है इस पर क्वेश्चन है आपका कि ए स्टार कन्वर्ट्स 4 हीलियम न्यूक्लियाई इनटू 1 ऑक्सीजन न्यूक्लियस if masses of the helium and oxygen nuclei are 4.0015 AMU, 15.9995995 AMU respectively, then find the energy released per oxygen nucleus। एनर्जी रिलीज पूछी गई है पर ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ये आपसे पूछा गया। जब भी कंपोनेंट्स मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और जब कोई सिस्टम कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड, देनी पड़ेगी। तो एनर्जी रिलीज पूछी गई है पर ऑक्सीजन न्यूक्लियस। फिलहाल यहां पर एक ही ऑक्सीजन है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 हीलियम न्यूक्लियाई मिल करके एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस बनाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि 4 हीलियम न्यूक्लियाई मिल करके 2 ऑक्सीजन न्यूक्लियस बनाते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा गया है रिलीजिंग एनर्जी पर ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो रिलीजिंग एनर्जी हम निकालते, उसमें टोटल जो ऑक्सीजन न्यूक्लियस उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट यहां पर न्यूक्लियस के ऑक्सीजन का कैसा, एक है। तो एनर्जी रिलीज निकालनी है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन में एनर्जी रिलीज भी आता है और बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड भी आता है। तो ओवरऑल आपको क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, तो कैसे निकलेगी, यहां पर होता है जनरल फार्मूला भी बहुत यूजफुल है। यहां पर होता है टोटल मास किसका, कंपोनेंट्स का। अब आप सब लोग इस बात पर ध्यान दें, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों का आता पता नहीं है। यहां अदर टर्म में बात हो रही है, इसे जनरल में याद रखो कि मास डिफेक्ट में सबसे पहले क्या होता है, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स। कभी कभी जो है वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, कुछ अदर, जैसे कि यहाँ के कंपोनेंट्स में हीलियम के क्या है, न्यूक्लियाई है। यहाँ के कंपोनेंट्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं है, क्या, हीलियम के न्यूक्लियाई। और यहां पर माइनस करना होता है किसको, टोटल मास इसका, सिस्टम का, टोटल मास ऑफ सिस्टम। और ये मास डिफेक्ट बन जाता है और साथ में सी स्क्वायर। अब देखिए कंपोनेंट का मास, टोटल मास, कंपोनेंट हमारे ये हीलियम के न्यूक्लियस है। एक हीलियम के न्यूक्लियस का मास ये है 4.0015, ये एक हीलियम न्यूक्लियस का मास है। अपने पास कितने हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस टोटल मास ऑफ ए सिस्टम, तो जो सिस्टम बना हुआ है वो एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस का मास कितना है,
995 और ये वाली वैल्यू एएमयू में ले रहे हो और ये वाली वैल्यू भी आप एएमयू में ले रहे हो तो सी स्क्वायर जगह कितना आएगा 931 और पूरा आंसर किसमें आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करें भाई कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 4 1 जा 4 एंड 6 0 0 और 4 4 जा 60 माइनस का 15.995 तो 16.0060 और 15.995 0110 और ये 1 कैलकुलेशन देखना इंटू में 931 ये आ जाएगा 1.0110,931 जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेटिंग फॉर द आंसर। क्या आंसर है बताइए सॉल्व। ये जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है ये ठीक है चाहिए 0 है। सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ रहा है 10.241 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इस क्वेश्चन को फिर से मैं बता दूं कि जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं देखो इस पूरी प्रॉब्लम में कहीं प्रोटॉन्स और उसकी न्यूट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूले को जनरलाइज करके चलिए कंपोनेंट्स का टोटल मास माइनस सिस्टम का टोटल मास। ठीक है हो गया ये। और देखिए कोई क्वेश्चन इस पर इफ द masses of a proton, neutron and alpha particles are 1.00728 AMU, ये आपका प्रोटॉन का AMU मास हो गया और 1.00867 ये न्यूट्रॉन का AMU मास हो गया और 4.00150 AMU ये आपका अल्फा पार्टिकल का मास हो गया। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसमें ये नहीं बता रहा सिस्टम कौन है और कंपोनेंट्स कौन है। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये है तो आपका अपना दिमाग प्रोटॉन कौन है। प्रोटॉन एक न्यूक्लियस नहीं है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज है। अल्फा पार्टिकल एक क्या है न्यूक्लियस है, यानी ये लोग जो है वो कंपोनेंट्स हैं और ये आपका क्या है न्यूक्लियस है। तो कंपोनेंट्स मिल करके न्यूक्लियस बना रहे हैं और न्यूक्लियस का नाम क्या है अल्फा पार्टिकल। अब देखिएगा अल्फा पार्टिकल बन रहा है तो अल्फा पार्टिकल बन रहा है यहां मैंने लिखा अल्फा पार्टिकल और बनाने वाले कौन है प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स। और जब कंपोनेंट्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं एनर्जी रिलीज होती है वही बाइंडिंग एनर्जी है। अब अल्फा पार्टिकल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है 2He4 ये बन रहा है। प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया क्योंकि इस क्वेश्चन में सब कुछ तुम्हें डील करना है। यू डिसाइड की कंपोनेंट्स कौन है, यू डिसाइड की सिस्टम कौन है एंड आल्सो यू डिसाइड की वो जो सिस्टम कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन लगेंगे इस अल्फा को बनाने में ये भी तुमको डिसाइड करना है। तो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है 1H1। प्रोटॉन का जैसे सिंबल अगर आपसे पूछे तो होता है 1H1। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है 0N1। तो ध्यान देना प्रोटॉन का सिंबल है 1H1 प्लस न्यूट्रॉन का है 0N1। थोड़ा केमिस्ट्री पे आ गया, यहां पे 2 है यहां पे क्या है तो क्या करना पड़ेगा ये मुझे 2 लेना पड़ेगा। अभी कोशिश करते हैं गलत होगा तो करेक्शन करते हैं। तो देखो ये आपका 2 हो गया ये आपका 2 हो गया तो नीचे वाली जो जेड वैल्यू थी बैलेंस हो गई। ऊपर यहाँ पे 4 है यहां कितना मिल रहा है 2। अब क्या करेंगे न्यूट्रॉन में क्या करें 2 बैलेंस करें बोलो भाई। तो 2 न्यूट्रॉन के साथ ले गए। अब देखें क्या बैलेंस हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल तो दिखने वाला क्वेश्चन
लेकिन जो है आपका बहुत जबरदस्त है। अब ये इक्वेशन बनी आपकी, और साथ ही साथ तुमने ये जान लिया कि एक अल्फा न्यूक्लियस बनाने में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन खर्च होते हैं। और ऐसे भी आप देख सकते थे, अगर इस तरीके से नहीं जाना है तो देखो 2He4 है, ये अल्फा का सिंबल है, यहां पे ये 2 प्रोटॉन हो गए, क्यों भाई, और ये क्या हो गया, कैपिटल है, तो कैपिटल ए बराबर 4 और n प्लस जेड बराबर 4, तो जेड की वैल्यू कितनी है 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अब आपको वैसे भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस अल्फा को बनाने के लिए 2 प्रोटॉन लगते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स लगते हैं। अब इक्वेशन आ गई। अब आप कॉन्फिडेंस से जो है इस पूरे काम में एनर्जी रिलीज होती है, और वही जो रिलीजिंग एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। अब आप लिख पाओगे बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, चाहो तो वैसे लिखो, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट्स माइनस का टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है भाई। अब देखिए, एक प्रोटॉन का मास ये है, 2 प्रोटॉन लगे हैं तो 2 इंटू 1.00728 प्लस एक न्यूट्रॉन का मास ये है, 2 न्यूट्रॉन लगे हैं तो 2 इंटू 1.00867 माइनस, और सिस्टम आपका अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4.00150, और क्योंकि मासेस एएमयू में आ रहे हैं इसलिए सी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 931। पूरा आंसर किसमें आएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। ये सॉल्व करके आपका ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। तो उसने पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी में न्यूक्लियॉन के नंबर से डिवाइड कर दें। बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में न्यूक्लियॉन का नंबर 8, ये आया है 28.3024, और न्यूक्लियॉन का नंबर कितना है यहाँ पर 4 है। सॉल्व कर लीजिए, 7 पॉइंट समथिंग, यानी कि 7.07 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे ना। तो छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ही क्वेश्चन जरा और देखिए आप। क्या है क्वेश्चन, ए स्टार इनिशियली हैज 10 टू द पावर 40 न्यूट्रॉन्स। एक स्टार के पास में, ये स्टार है और इसके पास में 10 टू द पावर 40 न्यूट्रॉन्स थे, 10 टू द पावर 40 न्यूट्रॉन्स थे। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, ये एनर्जी निकाल रहा था, रिलीज कर रहा था, वाया द फॉलोइंग प्रोसेस, इस वाले प्रोसेस से ये एनर्जी निकाल रहा था। मतलब प्रोसेस को देखें तो 2 न्यूट्रॉन मिलते थे, मिलने का मतलब क्या होता है फ्यूजन। तो 2 न्यूट्रॉन मिलकर के 1s3 और 1 प्रोटॉन बनाते थे। फिर ये जो 1s3 है वो एक न्यूट्रॉन से मिलने के बाद में ये हीलियम बनाता था, न्यूट्रॉन बनाता था। जब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी तब तक एनर्जी निकलती रहेगी। इफ द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार 10 टू द पावर 16 वॉट, और स्टार से जो आने वाली पावर है, पावर का मतलब 1 सेकंड की एनर्जी, 1 सेकंड की जो एनर्जी है वो 10 टू द पावर 16 वॉट है। देन हाउ लॉन्ग विल द न्यूट्रॉन सप्लाई लास्ट, कितने समय तक न्यूट्रॉनों ने इसको सप्लाई दी, मतलब एनर्जी देने में हेल्प करी। और मास ऑफ 1s2 AMU में ये है, मास ऑफ 1H1 AMU में ये है, मास ऑफ न्यूट्रॉन AMU में ये है, मास ऑफ हीलियम AMU में ये है। वो समय निकालना है जब तक न्यूट्रॉनों ने इसको एनर्जी की क्या रखी है, सप्लाई रखी है। और यू ऑल नो कि जो स्टार्स होते हैं ना, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्टार में जो एनर्जी निकलती है उसके पीछे कौन है, सोर्स का नाम बताइए। क्या इलेक्ट्रिक वोल्टेज है? नहीं। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। चाहे वो सन की बात हो या अदर स्टार्स की बात हो, हल्के न्यूक्लियस मिलते हैं, रिएक्शंस करते हैं और एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्वेश्चन क्लियर? गो फॉर इट। हाँ भाई,
क्वेश्चन में पहले आप मास का डिफेक्ट यानी कि एनर्जी रिलीज निकालिए। पहले इस वाली इक्वेशन के लिए एनर्जी रिलीज, बाइंडिंग एनर्जी, रिलीजिंग एनर्जी आप उसको कहते हो। इस काम में कितनी एनर्जी रिलीज होगी भाई? देखो भाई, थोड़ा सा डायरेक्ट चलूंगा, ध्यान देना। 931, क्योंकि मास किसमें दिए हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी एएमयू में। ये 1:1 है ना, तो 1:2 का एएमयू मास है 2.014 प्लस जो लेफ्ट हैंड में होते हैं उनको हम क्या लेते हैं? कंपोनेंट्स। जो राइट हैंड में होते हैं उनको हम क्या लेते हैं? सिस्टम। और फिर ये 1:2, तो 2 1:2 हो गया, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2.014। ये आपका आ गया मास किसका? कंपोनेंट्स का। फिर माइनस, और यहां पर जो सिस्टम में 2 लोग हैं 1:3, तो 1:3 का मास कितना होगा भैया? 1h3 का मास है, क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। मैं चेक कर रहा 1h3 का मास कुछ दिया गया कि नहीं? 1h2 दिया गया है और 1h1 दिया गया है, 2he4 दिया गया है। 1h3 का मास नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में करेक्शन है। M1h3, ये प्रिंटिंग नहीं है वहां पर, ये है आपका 3.0160 3.0160 AM। ठीक है, चलिए हो गया। तो यहां पर 1h3 का मास है 3.0160 और साथ में 1h1 है, कितना मास है इसका? 1.007। तो 7 6 13 1120, ये आ गया 4.0230। डिफरेंस ले लिया जाए तो बाइंडिंग एनर्जी यहां पे रिलीजिंग एनर्जी है, इसको 1 ले लिया तो 4 2 4 जा 8 2 0 2 2 जा 4 और ये आया है 4.0230। 0 0 कैंसिल, 5 0 0, ये आ रहा है 0.0050 इंटू 931। सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। अब बाइंडिंग एनर्जी का ये बहुत बार क्वेश्चन किया है, तो मुझे पता है कि अंदर लेते हैं टोटल मास कंपोनेंट्स का माइनस टोटल मास सिस्टम का, और फिर इनटू में क्या करते हैं? 931। पूरा आंसर किसमें आता है? एमईवी में। जरा देखो सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए। क्या इसका आंसर आ रहा है 4.0033? सॉल्व करने पर 4.0033 एमईवी कंफर्म करिए, और फिर इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए भी निकालिए, फिर मुझे बताइए जो रिजल्ट आए। पहले वाले का कंफर्मेशन करिए, इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। ये सही कर लेना, ये गड़बड़ है यहाँ पर, इसको मैंने सही कर दिया। 4.655 एमईवी। सेकेंड के लिए निकालिए भाई, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकाल लिया जाए। इस तरीके से पता चल जाएगा कुल कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। सेकेंड के लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। ब्रैकेट में क्या होता है जानते हैं। 1:2 का एमयू मास है 2.014, 1h3 का एमयू मास है 3.0160 माइनस 2he4 का एमयू मास है 4.001 प्लस, और n1 का है 1.008, साथ में 931 MeV। बताएं भाई आंसर क्या है। 2.014, 3.0160, 0 6 4 10 1 1 2 3 0, 5.0300 माइनस 4.001, 1.008, 900, 5.009 इंटू में 931,
तो 5.0300 और 5.009, क्या रिजल्ट आएगा देखो भाई। 0 आ गया इधर, 10 और 9, 1 आ जाएगा, 2 0, ये आ जाएगा 0.0210 इंटू 931। सॉल्व करने के आंसर आएगा। आपको वहां सॉल्व करना है, मेरी तरीके से कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आपको। 0.0210 इंटू में 931, 19.551, 19.551 इलेक्ट्रॉन मिली इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस में कुल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये पता चल गया। तो टोटल रिलीजिंग एनर्जी आ गई, टोटल। चलिए आगे करिए, बताइए कुल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। कुल एनर्जी, टोटल रिलीजिंग एनर्जी, टोटल रिलीजिंग एनर्जी आ गई 4.655 पहले फेज में थी और 19.551 दूसरे फेज में। 516, 5510, 6511, 12, 9413, 24.206, ये कुल एनर्जी रिलीज हो रही है। और उधर दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज पावर रेडिएटेड बाय द स्टार इज 10 to the power 16 वॉट। 10 to the power 16 वॉट का मतलब हो गया 10 to the power 16 जूल एनर्जी निकल रही है 1 सेकेंड। वॉट का मतलब होता है जूल अपॉन सेकेंड। ये एनर्जी रिलीज हो रही है। और अभी इस पूरे रिएक्शन से जो एनर्जी निकल के आई है वो ये आई है। और इसमें अगर आप देखें तो कुल कितने, इस यहां से लेकर के और यहां तक में तुम्हारे न्यूट्रॉन खर्च कितने हो रहे हैं? 1 2 3, 3 न्यूट्रॉन खर्च हो रहे हैं और इतनी एनर्जी मिल रही है। कुल कितने न्यूट्रॉन है? 10 to the power 14। 3 न्यूट्रॉन मिलकर के इतनी एनर्जी दे पा रहे हैं। तो 10 to the power 40 न्यूट्रॉन मिलके कितनी देंगे और कितने समय में देंगे, वो समय चाहिए। आगे सोचिए क्या करते हैं आगे। 3 न्यूट्रॉन जब मिल रहे, देखो इस काम में 2 न्यूट्रॉन लग गए और इस रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन लग गया। तुम्हारे स्टार के पास कितने थे? न्यूट्रॉन थे। तो सब मिला के 3 न्यूट्रॉन जब लगते हैं तो इतनी एनर्जी मिलती है। आपके पास है कितने? 10 to the power 14। तो लिखो 3 न्यूट्रॉन gives 24.206 MeV। तो एक न्यूट्रॉन कितना दे देगा? 24.206, 24.206 अपॉन में 3। और कितने हैं आपके पास न्यूट्रॉन? 10 to the power 40। 1:2 हमें देंगे कितना? 24.206 अपॉन में 3 इंटू में क्या करें? 10 to the power 40। ये आ गई कुल एनर्जी जो स्टार से निकलेगी। और अगर हम बोलेंगे इस काम में t सेकेंड लगा तो फिर टाइम निकल आएगा। पहले ये कैलकुलेशन करके बताओ क्या है। तो ये हमारी आ रही है कुल एनर्जी। सॉल्व करने का काम आपका है। तो कुल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी आ गई कितनी? 24.206 अपॉन में 3 10 to the power 40। और ये MeV है भाई। लेकिन जो उधर तुमको 1 सेकेंड की जो एनर्जी है किसमें दे रखी है? जूल में। तो अब पहले इसको जूल बना लो। ये कुल एनर्जी आई है और हम मानेंगे ये एनर्जी हमको मिली है t सेकेंड में, तो वही टाइम मिल जाएगा हमको। तो
इसको जरा ऐसा जूल बनाओ पहले। 24.206 अपॉन में 3 10 टू द पावर 40। पहले मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताइए भाई? 10 टू द पावर 6। और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलो। ध्यान देना, समझ लो भाई, बड़ी काम की चीज है। ये 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल ले लो। 1.6 माइनस का 19 ये जूल हो गया। ये आ जाएगा 1.6 माइनस का 13 जूल। याद रखो, काम की चीज है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो लीजिए इसको जूल बना देते हैं। जूल बना लिया तो कितना आ गया? 1.6 10 टू द पावर माइनस का 13। ये जूल आ गया। और ये सारा काम हुआ है टी सेकेंड में, इन टी सेकेंड। तो ध्यान देना, अगर अब हम पावर निकालें तो हम पावर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। कितनी एनर्जी है भाई? तो एनर्जी है 24.206 नीचे 3 और 10 टू द पावर 40। सॉरी, इसको पूरा चलो लिख लेते हैं एक बार और 1.6 माइनस का 13 ये एनर्जी आ गई अपॉन में टाइम सेकेंड में है। तो पावर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 10 की पावर 16। ठीक, अब टी कितना आ रहा है ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बता दीजिएगा, टाइम बता दीजिए, सेकेंड में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, होती कितनी है? 3 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये कहता है कि 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड अगर हो जाए, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियर। और इसी में और करके पूछा गया, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर। तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला ये होता है मास डिफरेंस इनटू c स्क्वायर, और c का मतलब ये होता है, सब जानते हैं हम लोग। तो सोचने के लिए कह रहा है कि अगर c चेंज होके नया वैल्यू बन जाए c डैश, और c डैश की वैल्यू 3 टू द पावर 8 नहीं कुछ और है, तो बाइंडिंग एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो फंडा, बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू किसके? c स्क्वायर। तो यहां से E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या आ गया? C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर। E1 पहले बाइंडिंग एनर्जी E थी, अब क्या हो गई? E डैश हो गई। C1 पहले क्या था? C था, अब क्या हो गया? C डैश। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि C तो तुम जानते हो, लेकिन C डैश कितना हो गया? 10 टू द पावर 8। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C डैश क्या हो गया? 10 टू द पावर 8, यानी कि पहली वाली वैल्यू का कितना हो गया? 1/3 हो गया। वो समझ पा रहे हैं ना? 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर कट हो जाएगा, E डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/9। क्या लिख के आओगे? अब बाइंडिंग एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम हो जाएगी? 1/9। ठीक है।